नमस्कार। आप देख रहे सप्तमोदय जयते। मैं रंजन चौधरी के मार्च महीने से या करीब करीब बोल सकते हैं कि इस साल का शुरुआत से अभी तक अपना देश का जो राजनीति है उसके ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हुआ, यहाँ का समस्या के बारे में चर्चा हुआ। तो विदेश घूमने का तो शौक़ है लेकिन घूम नहीं पाए, लेकिन थोड़ा विदेश का भी राजनीति का चर्चा करने का मकसद से आज का प्रोग्राम है। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का शपथ भी नहीं लिया, उससे पहले ही उन्होंने G7 में गेस्ट ऑडियंस की तरफ हिसाब से स्पेशल अपेयरेंस के हिसाब से उन्होंने वहाँ में छलांग मारी है। क्योंकि वहाँ का उनका जो 2014 से जो रवैया रहा, फ़कीर है, और जो बोल रहे थे कि जो हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ में चलेंगे, तो वो तो खैर हुआ नहीं है। लेकिन वो जो फ़कीर है हमारे, वो लग्जरी जो फ़कीर है वो, लेकिन उनका जो 2014 से जो बीमारी है विदेश घूमने का, फ़कीर होने के नाते भी, वो उनका अभी भी चालू है। और 2014 से जो इवेंट मैनेजमेंट हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद में सिर्फ वही विदेश में जा रहे कूटनीतिक संपर्क या वहाँ से इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में ले आने के लिए, ऐसा नहीं है। इससे पहले नेहरू के समय से शुरू करके मनमोहन सिंह के समय तक भी ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन वहाँ में देखिए कि वहाँ में थोड़ा इवेंट मैनेजमेंट टाइप होता है, वो तो दिखता ही है आप सबको। वहाँ में कुछ भारतीय मूल के लोग हैं जिसको बहुत ही बढ़िया से तैयार किया जाता है, और वो अगर तैयार भी नहीं हुआ, कोई है उसको, जैसे इंडिया में होता है हाजिरा दे करके इलेक्शन रैली में लेके आता है ना, वहाँ में भी ऐसे ले आने का बंदोबस्त है। हाँ, वहाँ में रेट ज़्यादा है क्योंकि वहाँ में हाजिरा ज़्यादा है, हिंदुस्तान की तरह नहीं है। हिंदुस्तान का हाजिरा जो है पर डे जो है जो कम है, वो वैसा भी होता है। और कुछ रीच आदमी तो होता ही है, वो थोड़ा कैमरे में आना चाहता है। ये तो हमारा भारतीयों का एक शौक़ है कैमरे के अंदर में आने का। हमारे घर के मुखिया, घर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, गांव में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, गांव का मुखिया वो संकट को छोड़ करके बाहर में नहीं जाते। पहले अपना गांव का, अपना घर का जो समस्या है उसके समाधान करते हैं, उसके बाद ही जाते हैं। और हमारे देश के जो मुखिया है, प्रधान सेवक मोदी जी, जबकि मणिपुर जल रहा है, हाथरस का घटना हुआ है, जहाँ तहाँ जो तो हो रहा है, फ्लड से आदमी बेहाल है, उसके बावजूद भी उतना कुछ खास ज़रूरी नहीं था उनके लिए ये सफ़र। क्योंकि वो वहाँ जा कर के उन्होंने कुछ, हमने अभी तक का जो आकलन हमने ये किया है, गिनती किया, उसमें खास उन्होंने कुछ तीर नहीं मारा है वहाँ पर। वहाँ गए, वहाँ जा कर के मतलब आप किसी के घर में घूमने गए, कोई आपको कुछ दिखा रहा है या चाय पिला रहा है, वहाँ पर भी आप अपना घर का जो कहानी वो सुनाएंगे क्या? वो तो नहीं, आप तो बोलेंगे ना, चाय अच्छा नहीं होने से भी बोलेंगे अब चाय ठीक है, हाँ ये ठीक है, वो ठीक है, हाँ ठीक है, इस तरह से होता है ना। लेकिन वहाँ पर भी जा कर के वो शायद भूल गए हैं कि हिंदुस्तान का जो इलेक्शन है वो ख़त्म है, और 400 पार का नारा भी बना नहीं है। तभी वहाँ पर मैं जा कर के अपना ढिंढोरा पीटने चालू कर दिया कि हम तीसरी बार जीत के आए। तो तीसरी बार नेहरू भी जीत के आए थे, आप भी जीत में आए, और बैसाखी के सहारे में चल रहे हो। कोई भी विदेश सफ़र होता है, विदेश सफ़र में, और हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान शुरू से नॉन अलाइनमेंट का आप लीडर बोल सकते हैं। नेहरू का समय से लास्ट तक जो नॉन अलाइनमेंट का जो धर्म होता है, वो धर्म हमें पालन करना चाहिए। वो मोदी का समय में लगातार उल्लंघन होता रहा। जो मोदी जी का ऐसे भी आवाज़ सुनाई दिया था, नहीं, मोदी जी का एक फ़ोन के साथ साथ रशिया यूक्रेन का युद्ध खत्म हो गया। अभी
काफ़ी साल निकल गए हैं, युद्ध का कोई अंत होने का कोई खबर ही नहीं है। और उनका डायलॉगबाजी है ही है कि इस समय युद्ध का नहीं है, शांति का है। अरे भाई, जो आप देश में डायलॉग मारते, जो विदेश में जाकर में डायलॉग मारते हो, डायलॉग का साथ में ना विश्व का ना हिंदुस्तान का जो ज़मीनी हकीकत है उसका कोई संपर्क है, कुछ भी संपर्क नहीं रहता है आपका। वहाँ जा कर के आप अपना ढंढोरा पीटना चालू किया, जो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए कि आज में लेकिन वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी शासन में नहीं है। वो जो यूएसएसआर था वो टूट करके अभी रशिया है। वो जैसे यूक्रेन है वो भी रशिया का ही, यूएसएसआर का एक हिस्सा था। वो रशिया, वो कम्युनिज्म, वो कम्युनिस्ट पार्टी अभी सत्ता में नहीं है। वो पुतिन जो है वो लगातार वहाँ इलेक्शन होता है, वहाँ का डेमोक्रेसी तो आपको मालूम है क्या डेमोक्रेसी चल रहा है। लगभग इंडिया का भी डेमोक्रेसी मालूम है किस तरह से इलेक्शन जीता जाता है। अभी दोस्तों ऐसा है कि वहाँ पर हमने देखा है कि जो वहाँ का जो एनआरआई है ना, एनआरआई लोग इससे पहले कभी भी हमारे जवाहरलाल जी से शुरू करके लास्ट तक कभी भी इस माने विदेश जो दौरा किया उन लोगों ने ना, दौरा करने का समय में भी उनके साथ प्रेस के लोग रहते हैं, वहाँ पर भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, और हिंदुस्तान में लौटने का बाद में भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। और ये सिलसिला लास्ट 10 साल से हम देख नहीं रहा है। आउटकम क्या किसी को कुछ पता नहीं है, आउटकम क्या किसी को कुछ पता नहीं है। और पुतिन किसी भी हालत में आज का दिन में विश्व का कोई एक मानवता का आदर्श नहीं हो सकता है, वो एक आदर्श नहीं हो सकता है। अब शर्म की बात है, दुख भी लगता है, हिंदुस्तान जैसे मुल्क का प्रधान को और एक राष्ट्र के प्रधान बोल रहे हैं, जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है, वो बोल रहे हैं कि अभी जो है कि विश्व के सबसे बड़े जो गणतंत्र उसके जो मुखिया पुतिन का साथ में जो एक कातिल है उसके साथ में गले मिल रहा है। इससे खराब चीज इतना, मतलब इस तरह का जेलेंस्की की तरफ से भी बयान आया है, कितना दुखदायक बात है। अभी इंटरनेशनल मंच में इस तरह से किसी भी राष्ट्र का प्रधान का हिम्मत नहीं हुआ कि हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है उसके बारे में इस तरह का टिप्पणी करने के लिए। लेकिन उनको तो कोई हिंदुस्तान का इज्जत को लेकर के तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो पहले भी उनका परंपरा रहा, हिंदुस्तान का जो इज्जत है वो बाहर में जा कर के उछालना, क्यों मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। तो अब चल रहा है कि 2014 का पहले मतलब हिंदुस्तान में कुछ था ही नहीं, 2014 का बाद सब कुछ हो रहा है। अगर 2014 के बाद सब कुछ हो रहा है तो वहाँ पर हमारा एनआरआई इतना क्यों बढ़ रहा है। सिर्फ रशिया नहीं, पूरे विश्व में अलग अलग मुल्क में आप खबर लो, हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी जा कर के हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं वो जा कर के वहाँ में मेडिकल में पढ़ रहा है। इस तरह का हालत है वहाँ का। जो लोग हैं, जो सेटिंग है, मतलब वो जो आप जानते हैं ना आईटी सेल वाला, आप देखिएगा उसको, वो आपको यूट्यूब में आ जाएगा, गूगल में सर्च करने से भी पता चलेगा आपको कि एक कोने से एक आवाज़ आता है मोदी मोदी, और देख रहे हैं कि उसमें ज़्यादा कुछ मतलब कुछ रेस्पॉन्स नहीं है। इधर में जैसे चमचे लोग करते हैं, वहाँ जा कर के वो गर्व के साथ बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में 3 करोड़ लाखपति दीदी तैयार कर रहे हैं। ये तो कितनी बेइज्जती वाला बात है। और दीदी बोलने से तो हमको याद आया ना, वो जो बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में कितना घटिया ढंग से उन्होंने बोला था, ओ दीदी ओ दीदी, कितना लो स्टैंडर्ड में एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री के बारे में बताया था। हिंदुस्तान का जो दीदी लोग है उन लोगों का हालत क्या है। आप बोल रहे हैं कि 3 करोड़ आप लाखपति दीदी बनाएंगे। 1 लाख रुपया का आज का दिन में मार्केट वैल्यू क्या है मालूम है आपको? आपको कौन बोला है इतना सारा सब्सिडी देने के लिए करके? एक क्या कोई गर्व की बात है?
आज अलग अलग राज्य में दीदी लोगों का हालत क्या है, दीदी लोगों का ऊपर, उसके बहन के ऊपर धर्षण हो रहा है। दीदी का ज़मीनी हकीकत क्या, हाथरस में जो घटना हुआ, कितने सारे दीदी मर गए, दीदी के बच्चे मर गए, आपको कुछ खबर नहीं है। और वहाँ पर में जो खबर है अभी तक का, वहाँ में मोदी जी ने, आप उसको रिक्वेस्ट नहीं, एक्चुअली जो असली भाषा है आप बोल सकते हैं कि पुतिन के सामने में गिराया कि हिंदुस्तान के जो माइग्रेंट वर्कर वहाँ में ऐसे काम के लिए गए थे, क्योंकि हिंदुस्तान 2014 से तो इतना तरक्की कर लिया ना, इतना उजाला हो गया, इतना आगे बढ़ रहा है कि यहाँ से माइग्रेंट वर्कर जा करके रशिया में काम करना पड़ रहा है। वहाँ पर भी देखा गया कि वो यहाँ से गए कुछ काम के लेकर के, लेकिन वहाँ यूक्रेन का युद्ध में जिसके कुछ ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, उसको ज़बरदस्ती वहीं पर भेजा जा रहा है। वहाँ पर इंडियन जो माइग्रेंट वर्कर है उसको बंधक बना करके रखा गया है, इंडिया में आने नहीं दिया रहा है। तो मोदी जी जा करके वहाँ में गिड़गिड़ाया कि भाई आप हमारे जो वर्कर्स है उनको इंडिया में वापस आने दीजिए। अरे जिस शख्स का इतना हिम्मत है कि एक फ़ोन से रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद करता है, उनका मुंह से शोभा नहीं देता है कि वो इस बात करके वहाँ में जा करके बोले, गिड़गिड़ाए पुतिन के सामने में। और वो कब गिड़गिड़ाए, ये सवाल कौन उठाया? असाउद्दीन ओवैसी साहब। असाउद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का भी लोग वहाँ पर है, इस सवाल लेकिन उन्होंने उठाया हिंदुस्तान में उनको भी तो एंटी इंडियन मुसलमान बहुत कुछ कहा जाता है ना, उनके साथ मेरे पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन असाउद्दीन ओवैसी साहब जो है उन्होंने इस सवाल को उठाया कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद से भी बहुत लोग वहाँ पर है। आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, गुजरात के भी जो वहाँ पर नौकरी नहीं है, वहाँ से भी माइग्रेंट वर्कर बाहर में गए और ये सब इलीगल एजेंसी के थ्रू से काम सब हो रहा है। तरक्की मतलब इस तरह का तरक्की। आप अभी भी सोच रहे कि नहीं मैंने हम भाषण ही दे रहा है, और वहाँ में जा करके सबसे दुख लगता है उनका जो बॉडी लैंग्वेज है। इंडिया में तो छोड़ो, तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में चर्चा करना ही नहीं है। वहाँ पर जा करके जो एनआरआई के साथ में बात कर रहा है ना, जैसे चुटकी बजा करके, जैसे वो बंदर नाच नहीं दिखाता रास्ते के किनारे में, उस तरह का बॉडी लैंग्वेज, ये अच्छा लगता है। वो बोल रहे हैं कि चुनौती को चुनौती देना मेरे डीएनए में है, मोदी जी बोल रहे हैं। मतलब वही घिसा पीटा, मतलब वो जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है ना, स्क्रिप्ट राइटर चेंज करना चाहिए। लगने से मुझे स्क्रिप्ट राइटर बना दे, मैं पॉकेट में कर दूंगा, मेरे पीछे कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस तरह का बेहुदा बात करके हिंदुस्तान का जो आप मुखिया है, आपका वहाँ में खिल्ली उड़ाया जा रहा है, हंसी हो रहा है आपको लेकर के, खराब लगता है मोदी जी। वहाँ पर जा करके आप चुटकी बजा करके बात कर रहे हैं एनआरआई के साथ में, और जो एनआरआई वहाँ पर बोल रहे हैं ना भारत माता की जय, उसका संख्या की कम है। अरे अगर भारत माता की जय है तो आप हिंदुस्तान में आ जाओ ना भाई, हिंदुस्तान में आकर के चिल्लाओ, हिंदुस्तान में काम करो, क्योंकि आपके पास में रोटी रोजी नहीं था, आपने कमाने के लिए वहाँ में गया, आपका देश का प्रति, भारत माँ का प्रति कोई प्रेम आपका नहीं था, आपने उसके लिए रशिया में चले गए या बाहर चले गए, और दूसरा कुछ बातें नहीं है, देश का प्रति आप कुछ नहीं है। खूब रेयर एनआरआई लोग होते हैं जो इंडिया के लिए भी सोचते हैं या कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए कोशिश करते हैं। असम में आकर कोई अगर बोलेंगे जय आय असम नहीं बोल करके बोलेंगे कि जय महाराष्ट्र, या बंगाल में जा कर के जय बांग्ला नहीं बोल करके वहाँ में बोलेंगे कि जय महाराष्ट्र, कि वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं, आजकल तो सब डुप्लीकेट ज़्यादा हो गया ना, देख रहा है, वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं उनको क्या बख्शेंगे, क्या उसको बर्दाश्त करेंगे? किसी कतई नहीं करेंगे। आप वहाँ में जा कर के बोल रहे हो कि भारत माता की जय। बीच में और एक चीज़ सुना था हमने कि जो सेलिब्रिटी है ना, सेलिब्रिटी लोग हमने देखा है कि बाहर मुल्क में जा कर के शादी ब्याह करते हैं। तो मोदी जी ने कहा था कि भाई आप हिंदुस्तान में करो तो उसको हमारा रोजगार बढ़ेगा। तो वो जो व्यापारी है, ये जो एनआरआई जो है ना, वहाँ में जा कर के अपना रोटी रिजिक किया, उनको बोलना चाहिए था भाई आप छोड़ो, अब 2014 का पहले तो देश अंधेरे में था, आप पूरा एकदम आगे बढ़ रहा है,
आप हिंदुस्तान में चले आओ, वहाँ में हिंदुस्तान के बच्चे जो है रशिया यूक्रेन में क्यों पढ़ने जा रहे हैं, उसके साथ बातचीत करो, भाई आपका मुश्किल क्या है, आप हिंदुस्तान में आ जाओ। लेकिन वो बोलेंगे भी किस मुख से, क्योंकि नीट के बारे में वो तो चर्चा ही होने नहीं देना चाहते पार्लियामेंट में, वो आंतर्जातिक मंच में जा कर के कैसे बोलेंगे। तो ये भी यंग जनरेशन का बीच में चर्चा हो रहा है, ये ठीक नहीं है। हिंदुस्तान ये तो आप जो बाहर में गए ना, आप वो वहाँ में इलेक्शन रैली नहीं है, आप भूल गए। इलेक्शन ख़त्म हो गया, वो इलेक्शन का कैसे बंद कर दीजिए, अभी बंद करके उसको छोड़िए और आप खुद अपना दिमाग से लेकर कुछ स्क्रिप्ट नहीं देख करके बात करिए, तब भी लगभग कुछ ना कुछ बोलेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत लंबा चौड़ा कुछ बोलना पड़ेगा। और जैसे यूट्यूबर लोग बोलते हैं ना, आपका तो यूट्यूब चैनल भी है, आप तो किसी को भी नहीं बख्शा है ना। कोई मेरे जैसे कोई यूट्यूब करता है, उसका अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाता है, फॉलोअर ज़्यादा हो जाता है तो मुश्किल है, आपको उसमें भी चलन है, आपने यूट्यूब भी खोल दिया है आपने। तो यूट्यूबर लोग किस ढंग से प्लेस करते हैं ना, रवीश जी कैसे करते हैं, और भी टॉप हमारे हस्ती है, वो कैसे प्लेस करते हैं, उसको थोड़ा ध्यान करिए, उस ढंग से बोलिए तो इंडिया का इज्जत रहेगा। वह हमें आज यूरोपियन कंट्री में हमारा वीसा एक बहुत बड़ा समस्या है, वीसा को लेके कोई चर्चा नहीं है। आप डोमेस्टिक बात कर रहे हैं, आप बाहर मुल्क में जा करके, ये नहीं होता है। अगर इससे पहले का जो भी प्रधानमंत्री रहा, आप मनमोहन सिंह जी का बात छोड़ ही दीजिए ना, आप उनका बात छोड़ दीजिए, और आप उधर में रशिया और जो चाइना है उसका दोस्ती है, तो आपको मालूम है ना। क्या आपने उस बात को जिक्र नहीं कर पाया कि हिंदुस्तान में जो आज 4 साल से घुसा हुआ बैठा हुआ उनका सोल्जर यहाँ में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, उसके बारे में चर्चा करना, वो क्यों नहीं करते हैं? वो आपका एजेंडा में था ही नहीं, आप कुछ रिकॉर्ड नहीं दिखा सकते उस तरह का। बात तो उस सब का होना चाहिए ना। देखिए, क्योंकि वो तो सब तो उसका दोस्त ही है ना, मोदी का सब कोई दोस्त है, जितना भी राष्ट्र है, वो पुतिन भी दोस्त है, सब कोई दोस्त है, वो चेलेंस के भी दोस्त है, सब कोई दोस्त है। तो आपका दोस्त तो ये है, चाइना का प्रेसिडेंट है, उनको फिर आप उसको गले मिलिए ना, आपका तो बहुत शौक रहता है पटक से गले लग जाने का। अरे दोस्त प्लीज़ आप उसको थोड़ा बोल दो भाई, उसको थोड़ा बोल दो हमारा ज़मीन से हट जाने के लिए, वो सब बात चर्चा करो। वो तो बात आप चर्चा नहीं करते हैं। मुद्दा वही है, और हिंदुस्तान का जो समस्या है और बाहर का जो सफ़र है प्लीज़ बंद कीजिए, फालतू का जो खर्चा है मत कीजिए। और जो जयशंकर जी को जो विदेश मंत्री बनाया ना, उनको भी फिलहाल ड्रॉप करा दीजिए, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है। 2014 से आप जो है विदेश मंत्री का भी काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का भी काम कर रहा है, उससे हमारा खर्चा कुछ कमेगा, उतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, वो करिए। मणिपुर का समस्या, हिंदुस्तान का जो समस्या है उसमें आप हस्तक्षेप कीजिए, तब जा कर के कुछ बनेगा। आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार। आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।